तक की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार, कल सामूहिक प्लास्टिक योजना डॉक्टर अर्चना शर्मा को खिलाफ दिलाने बैठक में सुरक्षा की किसानों ने बंद किए फल सब्जी मंडी के दोनों गेट, आड़तियों की ओर से दुकानों के आगे शेड लगाकर किए गए कब्जे नहीं हटाने पर चढ़ाया विरोध। ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में क्षेत्र नवरात्रा मेला कल से रोजाना 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। कलेक्ट्रेट के बाहर नाका लगा काटे चालान, दोपहिया वाहन चालकों से विस्तार से। जिला प्रमुख कविता मेघवाल व कलेक्टर नतमली डेली शुक्रवार को जंक्शन स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 25 दिव्यांगजनों को स्कूटी की चाबी सौंपी तो दिव्यांगजनों के चेहरे खिल उठे। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत बजट घोषणा 2021-22 के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जिले में दिव्यांग युवाओं को शिक्षण संस्थाओं व रोजगार के लिए आने जाने के लिए 25 स्कूटियों का निःशुल्क वितरण किया गया। और मुख्यमंत्री अनुपस्थित की योजना संचालित है। साथ ही साथ विशेष योगी दिन अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने स्वरोजगार कर सके, इसके लिए विभाग द्वारा 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, इसमें 50,000 तक के वेतन जो है सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। विशेष योगी दिन अपने दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से करें, इसलिए विभाग द्वारा समय समय पर ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कैरी बैग इत्यादि सहायक उपकरण वितरित किए जाते हैं, जिसका मुख्य ध्येय है कि वो दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से कर सके। साथ ही साथ जो है अपने जो कोई भी वातावरण संबंधी है उसको कोई परेशानी ना हो, और साथ ही साथ वह इसकी वैवाहिक सभी अनुदान दिए जाने का प्रावधान में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष योजना के कृषि बिल को समझते हुए जो 2020 की जो का बजट घोषणा जो वर्ष की जिसके तहत जिले में हमारे यहाँ 57 पात्र विशेष योजना पाए गए हैं। इसमें पात्रता ये है 15 साल से 29 साल के विशेष योजना को कॉलेज स्तर पर अध्ययन हो, साथ ही साथ ही आपने कोई स्वरोजगार कर रहे तो उसके दैनिक क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ 86,000 की जो ये स्कूटी की वितरित की जा रही है, जिसके तहत कर्तव्य करने में आज हनुमानगढ़ जिले से हनुमानगढ़ के साथ साथ जो नहर बाधा से उनको छोड़कर देश जो है हमारे टीवी संग्रह होगा और आप सर उनके भी विशेष योजना की सहायता में सहभागी हैं। जो प्रोग्राम रखा गया है उनके लिए मैं बस अधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो बच्चों द्वारा ये लाभ पहुँचाया गया है, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा ये योजनाएं उन्हें को दे रही है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। स्कूटी का एक डिजाइन किया गया और स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। इनकी संख्या पहले कम थी, लेकिन सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने बार बार मांग करी, तो ये फैसला में मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशील रूप से दिया कि इनकी संख्या बढ़ा के 2000 कर दी और आगे भी भविष्य में बढ़ाएंगे। कॉलेज के माध्यम से भी स्कूटियों का वितरण किया जाता है, उसमें दिव्यांगों का अलग से कोटा भी होता है, उनको सबको मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि समाज के हर तबके की तरफ मुख्यमंत्री जी का ध्यान है और उनका लगातार प्रयास है कि हमारा समाज ऐसा बने, क्योंकि ये विद्यार्थी जब स्कूल जाने लगेंगे, कॉलेज जाने लगेंगे या रोजगार के लिए अपने काम की तरफ जाएंगे तो समाज में एक शांति की स्थापना होगी और एक अनरेस्ट नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। आज हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ मुख्यालय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की गई। ये स्कूटी उन दिव्यांगजनों को दी गई है जो कॉलेज जा रहे हैं या अपना रोजगार के लिए नज़दीक के किसी स्थान पर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिव्यांगजनों के प्रति एक बहुत ही बड़ा निर्णय है और इस वर्ष के बजट में भी इसकी लोकप्रियता, इसकी आवश्यकता और संवेदनशीलता के मद्देनज़र स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ा करके 5000 कर दी गई है। इसके अलावा दिव्यांगजनों को स्कूटी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से भी बच्चियों को मिलती है। कुल मिलाकर के लगातार ये प्रयास है कि हमारे युवा स्कूल, कॉलेज और अपने रोजगार से जुड़े और अच्छा कार्य करें, ताकि उनकी ऊर्जा को हम लोग चैनलाइज कर सकें, अच्छी जगह काम में ले सकें, देश का और राज्य का सब लोगों का भविष्य अच्छा हो।
तो हनुमानगढ़ जिले में भी प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ संवेदनशीलता से कार्य कर रहा है और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम जारी रहेंगे। टाउन शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्रा मेला शनिवार से शुरू होगा। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद मेला भर रहा है। इस बार श्रद्धालुओं को मां भद्रकाली मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। श्रद्धालु गर्भगृह के दरवाजे से ही माता के दर्शन कर सकेंगे। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार मनोरंजन केंद्र और झूले भी देखने को नहीं मिलेंगे। देवस्थान विभाग की ओर से करीब 150 अस्थायी दुकानों की नीलामी की गई है। भद्रकाली मेले में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। देवस्थान विभाग की ओर से मेला स्थल पर महिला पुरुषों के लिए अलग अलग अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा पीने के पानी के टैंकर, बैरिकेड्स, सीसीटीवी कैमरे, सफाई व्यवस्था, टेंट आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले में हर बार की तरह इस बार भी हनुमानगढ़ सेवा समिति, महावीर दल सहित कई संगठन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देंगे। मेले में घट स्थापना से लेकर दुर्गाष्टमी तक दुर्गा स्तुति पाठ होगा। मेले को लेकर की गई व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रा के दौरान रोजाना करीब 50,000 श्रद्धालु मेले में आते हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मेला स्थल के पास रास्तों पर मैप लगाए गए हैं। इनके जरिए बताया गया कि श्रद्धालुओं को मेला स्थल में कौन सी जगह पर कौन सी सुविधा उपलब्ध रहेगी। मंदिर के नजदीक ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसमें मेडिकल, पुलिस, देवस्थान विभाग और प्रशासन की टीम मौजूद रहेगी ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई आवश्यकता है तो वह तत्काल मुहैया करवाई जा सके। जिले की नगर पालिकाओं में मोबाइल शौचालय मंगवाकर मेला स्थल पर रखवाए गए हैं। कुछ अस्थायी शौचालय भी बनवाए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में कल 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक भद्रकाली जी माता जी का मेला भरा जाएगा। इसमें प्रति रविवार भी बहुत लोग आते हैं और इस नवरात्रा के दौरान भीड़ जो है वो प्रतिदिन 50,000 प्रतिदिन की से भी अधिक रहेगी। इनमें आने वाले सभी आगंतुकों को कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए हमने पूरे रास्ते में एक बड़े बड़े मैप लगाए हैं कि कहाँ पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाएगी। मंदिर के बिल्कुल पास ही एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें मेडिकल की टीम, पुलिस की टीम और देवस्थान विभाग और प्रशासन की टीम रहेगी ताकि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कोई भी आवश्यकता हो उसको हम तत्काल मुहैया करवा सकें। मेडिकल टॉयलेट हम जो मोबाइल टॉयलेट हैं वो हमने आसपास की नगर पालिकाओं से मंगवा लिए हैं। कुछ अन्य टॉयलेट भी अस्थायी बनाए गए हैं ताकि आने वाली महिलाओं और सभी दर्शनार्थियों को ये इसकी सुविधा दे सकें। पेयजल के लिए डेयरी की तरफ से शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाया जाएगा और हमारे 2-3 NGO भी हैं जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि लगभग 150 कार्यकर्ता उनके वहाँ मौजूद रहेंगे जो दर्शनार्थियों की सहायता करेंगे। पूरे रास्ते में किसी प्रकार का जाम नहीं लगे, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है और पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिए गए। उन स्थलों से आगे व्हीकल ले जाने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं रहेगी। गर्भगृह के अंदर जाने की हम अनुमति इस वर्ष भी किसी भी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं ताकि लोग दूर से दर्शन कर लें, भीड़ नहीं हो, स्टैम्प पैड नहीं हो और भीड़ अपनी वहाँ नियंत्रण में रहे। पुरुष और महिलाओं की अलग लाइन रहेगी और जिग-जैग अवस्था में हम लोग वहाँ बैरिकेडिंग कर रहे हैं ताकि लोगों का एक साथ सैलाब नहीं उमड़े और कंट्रोल में रहे। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस की ओर से यातायात का विशेष इंतजाम किया गया है। दुकानें व्यवस्थित तरीके से लगाने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए गर्भगृह तक जाने के लिए बैरिकेडिंग करवाई गई है। दर्शन के बाद वापस जाने के लिए सुगम व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ भाड़ न हो। जेब कतरों से निपटने सहित अन्य आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए देवस्थान विभाग से कहा गया है कि मेला स्थल पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगवाए जाएं। जो नवरात्रा का जो पर्व आने वाला है, इसमें भद्रकाली मंदिर पर जो मेला लगता है उसकी व्यवस्थाओं के लिए हमने ट्रैफिक के लिए विशेष इंतजाम किया है, जिसमें पार्किंग लॉट बनाया गया है ताकि यहाँ से जो यात्री जाएंगे उनके व्हीकल पार्क हो सकें। दुकानों को जो पहले अस्त-व्यस्त तरीके से लगाया जाता था उनके लिए हमने अभी बैरिकेडिंग करके उसको तरतीब से दुकानों के लिए जगह अलॉट की ताकि दुकान व्यवस्थित तरीके से लगें। साथ में आने यात्रियों को दर्शन के लिए मेन जो मंदिर का गर्भगृह वहाँ तक जाने के लिए बैरिकेडिंग कराई गई है और निकलने के लिए ऐसी सुगम व्यवस्था बनाएगी ताकि एक तरफ से यात्री प्रवेश करें और दूसरी तरफ से निकल जाएं ताकि आपस में क्रॉस नहीं हो, तो भीड़ भड़का इकट्ठा नहीं हो। इसी के साथ जो और बाकी वहाँ छोटी मोटी जो शिकायतें आती हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हुए व्यवस्था कार्रवाई कराएंगे। दूसरा, इतनी तादाद में भीड़ आती है तो वहाँ जेब कतरे की या अन्य कोई किस प्रकार के छोटे मोटे क्राइम होने की संभावना रहती है, उसके लिए हमने
देवस्थान विभाग से अनुरोध किया है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाए। पब्लिक से हम अपील करना चाहेंगे कि संयमित रूप से अपना व्यवहार रखें, जाएं, दर्शन करें, दर्शन करके सीधे वापस आ जाएं, अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं करें और ऐसा कोई वहाँ पे काम नहीं करें जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। इस तरह मैं आपके माध्यम से पब्लिक को अपील करना चाहूँगा कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर बहुत ज़्यादा कीमती गहने वगैरह पहन के महिलाएं नहीं आए, क्योंकि किसी प्रकार बहुत ज़्यादा आप पहन के आते हैं तो वो अपराधियों को अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। जंक्शन की फल सब्जी मंडी में फैली अव्यवस्थाओं से नाराज आसपास के गांव के किसानों व फल सब्जी उत्पादकों ने शुक्रवार अल सुबह मंडी के दोनों गेट बंद कर दिए। आढ़तियों की ओर से दुकानों के आगे शेड लगाकर किए गए कब्जे नहीं हटाने को लेकर किसानों ने पूर्व सरपंच गणपत बारूपाल, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, रेशम सिंह के नेतृत्व में मंडी के गेट बंद कर विरोध जताया। इस मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद प्रशासन व मंडी समिति के अधिकारी भी मंडी पहुंचे। इसके बाद फल सब्जी मंडी में व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मध्यस्थता से किसानों व आढ़तियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनने के कारण वार्ता सिरे नहीं चढ़ी और असफल रही। वार्ता में प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार दानाराम मीणा, कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा व जंक्शन थाना के ASI रोहताश कुमार मौजूद रहे। वार्ता में फल सब्जी मंडी में वर्तमान में चल रही व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। मंडी के व्यापारियों के पास बाहर से आने वाले किसानों का माल सुचारू रूप से विक्रय हो, स्थानीय किसानों व व्यापारियों के लिए व्यवस्था हो, इस पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनने के कारण वार्ता बेनतीजा रही। सब्जी मंडी यूनियन के सचिव ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि मंडी में व्यवस्था बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से सब्जी मंडी के नजदीक की 2-2.5 बीघा जमीन आढ़तियों को और उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन किसान सहमत नहीं है। किसानों का कहना है कि उस जगह पर सब्जी नहीं बल्कि फलों की बिक्री होनी चाहिए। इस पर आढ़तियों ने किसानों को कहा कि वहां पर फलों की भी बिक्री होगी, लेकिन वहां शेड लगाने की अनुमति दी जाए। जो व्यवस्था सब्जी मंडी में चल रही है, किसान भी हमारे भाई हैं और जो बाहर से माल आता है व्यापारियों के पास में, बाहर से किसानों को आता है, उनका माल भी सुचारू रूप से बिकना चाहिए। लोकल किसानों को व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारी भी दूसरे व्यापारियों की व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारी मीटिंग हुई, उसके अंदर किसानों को हमारे में सहमति हो रही थी। 4:30 बजे कोई भी ट्रक या गाड़ी बाहर निकलेगी, कोई अच्छी व्यवस्था है और लोकल किसानों को पूरी जगह व्यवस्था होगी, उसके लिए अच्छी व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद भी कुछ किसानों सहमति नहीं हो पाई, इसलिए जो हमारी सहमति हुई तो भंग हो गई। इसलिए हमारी माननीय श्री कलेक्टर साहब से या प्रशासन से CM साहब से निवेदन है कि सब्जी मंडी में सुचारू रूप से व्यवस्था कराई जाए या सब्जी मंडी को जो नई मंडी बन रही है जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। हमारे को नगर परिषद ने ये 2-2.5 बीघा जमीन और दी है, उसके अंदर किसान इस चीज़ पे खुश नहीं है। कभी वो कहते हैं कि ये सब्जी वहाँ नहीं बिकनी चाहिए, फ्रूट बिकना चाहिए, तो हमने कहा भी फ्रूट बिकेगा वहाँ, लेकिन वहाँ सड़ की अनुमति दी जाए और सेड हम हमारा आप लगाएंगे। अन्यथा वहाँ कल को बारिश आ जाती है या धूप होती है तो वो फ्रूट खराब होगा, उसकी जिम्मेवारी किसकी? सेड हटाने के लिए हम तैयार हैं। अगर सेड से अगर समस्या हल होती है किसान की तभी हटा देंगे, हटाने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। तो वार्ता में सेड को लेकर ही वार्ता चल रही थी क्या? वार्ता तो देखो जी, वो कहते हैं जगह कम है जी, जगह का चल रहा है। अब जगह कम है तो 20 बीघा भूमि में निर्माण करवाया जाए या 20 बीघा भूमि में अस्थायी रूप से एक बार भेजा जाए। तो निर्माण जब तक पूरा नहीं होता तब तक सेड नहीं हटाओगे? नहीं, सेड हटाने के लिए तैयार है। अगर सेड से जगह बनती है तो या तो कितनी मिल जाएगी? आधा बीघा मिल जाएगी, वहाँ 3 बीघा और मिल रही है, उसमें भी सहमत नहीं है किसान। ये सब्जी मंडी में व्यापारी और किसानों में विवाद था कि किसानों को जगह कम पड़ रही है माल बेचने के लिए, व्यापारी अपना माल आगे तक ले आते हैं। उसकी एडजस्टमेंट के लिए यहाँ आया तो नगर परिषद जो कब्जे हटाने की मांग हो रही थी, अभी ये 3-4 दिन के लिए इनकी सहमति बनी है आपस में, और यदि सहमति से काम नहीं होगा तो फिर जैसे हमें तो सेक्रेटरी साहब निर्देश देंगे वैसे कार्रवाई करेंगे। लोडिंग टेम्पो यूनियन के सदस्यों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष सांकेतिक धरना दिया। यूनियन सदस्यों का कहना था कि सवारी टेम्पो चालकों की वजह से उनकी रोजी रोटी छिन रही है। सवारी टेम्पो में ओवरलोड सामान भरकर ले जाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेवार मौन है। इस दौरान लोडिंग टेम्पो यूनियन सदस्यों ने मौके पर मौजूद यातायात शाखा प्रभारी अनिल जिंदा को समस्या से अवगत करवाया।
जी सवारी टेम्पो वाले 6-6 क्विंटल 8-8 क्विंटल वजन लेके जाते हैं। 20-20 फुट लंबा सरिया, 20 फुट पाइपें, पेटी, फ्रिज, कूलर, कुछ भी कोई भी सामान नहीं छोड़ते। हम इनको ये कहा भी उनको चलान करो या वैसे रोको, कैसे भी रोको उनको रोको। हमारे पास लोडिंग टेम्पो है, हम भूखे मर रहे हैं। हमारे पास गेट आता नहीं है, और आता है तो वो आता है 12-13 क्विंटल वाला, कोई छोटे मोटे वाला सामान तो आता ही नहीं हमारे पास। ये बात है, इसलिए हम अनिल जी से मिले हैं। आप जी ने कहा भी हम चलान करेंगे जी, जरूर करेंगे। विप्र फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इस संबंध में शुक्रवार को विप्र फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एडीएम प्रवतिया देवतिया को ज्ञापन सौंपा गया। विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष कालूराम शर्मा ने कहा कि दौसा के लालसोट में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कुछ लोगों की ओर से डॉक्टर अर्चना शर्मा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। पुलिस की ओर से तानाशाही व मनमर्जी रवैया अपनाकर हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टर अर्चना शर्मा जी का जो आत्महत्या है वो आत्महत्या नहीं, हमारे विप्र फाउंडेशन का मानना है कि वो एक मर्डर है। उनको एक तरीके से इतना दबाव में रखा गया कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसके लिए हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। दूसरा जो हमारी मांग है CBCID से जांच की मांग है। तीसरी जो अर्चना शर्मा जी हैं उनके लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए उनका नाम भेजा जाए और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। आगे से विप्र समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी समाज में इस तरीके के प्रकरण बिल्कुल उचित नहीं है जिसमें राजनीति करके और इतने अच्छे डॉक्टर को हमने खो दिया है, समाज के प्रतिभाशाली डॉक्टर को खो दिया है, तो ये बिल्कुल ही बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इसमें और तत्पर कार्रवाई करे और सभी दोषियों को तुरंत सजा दे। दौसा के लालसोट में पदस्थापित डॉक्टर अर्चना शर्मा को इंसाफ दिलाने व चिकित्सकों अस्पतालों की सुरक्षा का कानून बनाने की मांग कर रहे सरकारी व निजी चिकित्सकों का कार्य बहिष्कार शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सरकारी अस्पतालों में जहां आपातकालीन सेवा को छोड़कर OPD व IPD का बहिष्कार किया गया है, तो वहीं निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने आपातकालीन सेवाएं भी बंद रखी। शुक्रवार शाम 5 बजे तक मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर सरकारी व निजी चिकित्सकों ने शनिवार को सामूहिक अवकाश पर रहने की चेतावनी दी है। इससे पहले गुरुवार शाम को डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाल रोष जताया। दौसा में जो हमारे एक चिकित्सक साथी का राजनीतिक सामाजिक मर्डर हुआ है, 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के कारण उससे हम सब लोग बड़े व्यथित उदास हैं। उससे ज़्यादा उदास इस बात से है कि हमारी सरकार हमारी कोई बात अब तक नहीं सुन रही है। कुछ पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफ़र करके वो कह रहे हैं कि हमने उन्हें सज़ा दे दी। तो क्या आज तक जितने ट्रांसफ़र हुए हैं वो सज़ा ही होती थी? ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है। आत्महत्या दुष्प्रेरण के मुकदमे किस पे दर्ज होने चाहिए? जिसने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया वो कौन थे? 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद आत्महत्या के लिए प्रेरित हुई। तो जिसने 302 में धारा लगाई, आज अखबार में बयान है, जो मृतका थी उसके पति का बयान है। मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो कुछ लिख के भी नहीं दिया, मुझसे तो कागजों पे साइन कराए और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तो जो मेन कल्प्रिट है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। आत्महत्या दुष्प्रेरण, जबरन वसूली, इन सब में उनको अंदर किया जाए, मुकदमे चलाए जाएं। साथ में एक कमेटी तो बहुत दिखाने के लिए होती है, लेकिन ये रूल बने, रूल पहले से है, उसे गजटेड नोटिफिकेशन करके
सभी जगह सभी थानों में सर्कुलेट किया जाए सरकार की तरफ से कि आगे से इस तरह के किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई होगी। मनमर्जी से किसी भी पुलिस अधिकारी के मनमर्जी से किसी के भी कोई केस या गिरफ्तारी नहीं होगी। यातायात नियमों के पालन नहीं करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस की सख्ती शुक्रवार को भी जारी रही। इसके तहत शुक्रवार को यातायात शाखा प्रभारी अनिल जिंदा के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कलेक्ट्रेट की समक्ष नाका लगाकर वाहनों की जांच की। बिना हेलमेट दोपहिया ले जा रहे चालकों के चालान काटे। कागजातों के अभाव में भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। यातायात नियमों की पालना में जो लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे थे और आज यहाँ जिला कलेक्टर जो रोड है मेन रोड यहाँ वाहनों की चेकिंग की गई। अभी हाल ही में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि जो लोग बिना हेलमेट चल रहे हैं दोपहिया वाहन चलाते समय, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है चाहे वो आम नागरिक है, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज यहाँ यातायात पुलिस द्वारा नाका लगाकर यहाँ चेक किया गया। तो कुछ लोगों द्वारा जो हेलमेट नहीं लगाए गए थे उनको समझाइश भी की गई है और चालान भी किए गए हैं। और बार बार यही कहा जा रहा है कि आप जब भी दोपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें। और अभी वक्त है ब्रेक का। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक दीपक कुक्कड़ के पदोन्नत होने पर विभिन्न समितियों के अध्यक्षों ने व्यवस्थापकों व बैंक कर्मचारियों की ओर से माला व पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी समिति मकासर के अध्यक्ष बलराम गोदारा ने बताया कि प्रबंध निदेशक दीपक कुक्कड़ के नेतृत्व में बैंक ने अनेकों नए आयाम स्थापित किए हैं। एमडी कुक्कड़ साहब का प्रमोशन होने पे हमने इनका स्वागत किया है। मैं बलराम गोदारा मक्कासर सहकारी समिति के अध्यक्ष और शाह पीढ़ी के हमारे डायरेक्टर साहब भी साथ थे और व्यवस्थापक हमारे सोनू भैया भी साथ थे। सबने मिलकर इनका स्वागत किया है। स्टाफ का को मिठाई खिलाई है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे मतलब कर्मचारी हमें चाहिए जो निष्ठापूर्वक कार्य करें और रुचि लेके काम करें। ये जब से इस जगह पे आए हैं करीब 2 साल से हमें बड़ी सुविधा मिली है इनके आने से। कार्य हमारा अच्छा चला है, बैंक की प्रोग्रेस हुई है और कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इनकी लंबी उम्र हो, इनको कार्य करने की शक्ति मिले और ज़्यादा ज़्यादा ये उन्नति करें। किन्नर समाज की ओर से जंक्शन के वार्ड नंबर 37 स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को दरवाजा उपलब्ध करवाया गया है। शुक्रवार को इस दरवाजे का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर किन्नर समाज की मैनाबाई ने बताया कि विद्यालय प्रधानाचार्य सुमित्रा की ओर से अवगत करवाया गया था कि विद्यालय में मुख्य दरवाजा नहीं लगा होने के कारण बच्चों के साथ हादसा होने का खतरा रहता है।
मैंने कल मैडम जी फ़ोन किया था भी हमारे स्कूल में गेट की बहुत अवस्था है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेन रोड पे स्कूल है तो बहुत खतरा रहता है, बच्चे बाहर निकलते आते जाते। मैडम जी ने फ़ोन किया, फिर मैं आई स्कूल में आकर पूछा तो बोली गेट की ज़रूरी है। तो मैं मेरे गुरुजी से बात करी चन्नो भाई से, तो गुरुजी बोले बेटा आप गेट लगवा देंगे। आज मन बड़ी खुशी हुई है कि आज बच्चियों खातर में गेट लगाए हूँ। हमारी कमाई कौन है, बच्चों वालों की कमाई है। गेट की बहुत आवश्यकता थी और बच्चे भी बाहर निकल जाते थे, तो हमने मैना भाई और छन्नो भाई किन्नर समाज से बात की तो उन्होंने हमें गेट उपलब्ध करवाया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस गेट से हमें एक तो ये मेन सड़क पर स्कूल है अपना, तो बच्चों का भी डर था बाहर निकलने का, और साथ में गायें हैं, पशु है, वो भी अंदर आ जाते थे। आजादी का अमृत महोत्सव आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता मिशन के अंतर्गत राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ के यूजीसी प्रकोष्ठ और वनस्पति शास्त्र तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के बौद्धिक संपदा भवन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर NS भामू द्वारा की गई। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ में नेशनल IP अवेयरनेस मिशन के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है, इसके अंतर्गत एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया गया। ये वर्कशॉप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की गई। इस वर्कशॉप के जो मुख्य वक्ता हैं वो डॉक्टर मनोज कुमार जी बालान रहे, जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस दिल्ली में पेटेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं, द्वारा एक व्याख्यान दिया गया और बच्चों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट टाइप्स की हैं उनके बारे में अवेयर किया गया। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन के तहत आज का प्रोग्राम गवर्नमेंट NMPC कॉलेज में करवाया गया। इस मिशन के अंतर्गत आज के इस प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट्स को पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, SICLD एंड ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई। बच्चे जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी की खोज करते हैं, कोई नया इनोवेशन करते हैं, उसको कैसे रजिस्टर करें, कैसे सिक्योर करवाएं, इस तरह की जो संपूर्ण जानकारी, उसकी कैसा फाइलिंग प्रोसेस कैसे है अपने इंडिया के अंदर, तो उस सबको विस्तार से चर्चा की गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।